Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Here we are again in the class of proficiency in English with some new Latin maxims. So let's start with the Latin maxims with their meanings and their use in different subject references. Now we'll discuss about the two maxims simultaneously. One is injuria sine damna and another is damnum sine injuria. ये जो दो मैग्जिम्स हैं ये साइमल्टेनियसली जो है यूज़ होती हैं. ये आपका रेफरेंस अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स में है, जिसमें इंजरीज़ हैं और इंजरीज़ के डैमेजेस जो हैं वो डिस्कस हुए हैं. तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, दो बेसिक मैग्जिम्स हैं जिनके बेसिस पे आप टॉर्ट्स में लायबिलिटी कंपनसेट करते हैं या डैमेजेस क्लेम करते हैं. तो डैमेजेस क्लेम करने के लिए आपके ऊपर लीगल एप्लीकेबिलिटी जो है वो कौन से मैग्जिम की होती है और कहाँ पे आपको अपने लीगल राइट्स के डैमेज जो हैं वो मिलते हैं. तो जहाँ पे आपकी अगर इंजरी जो है वो लीगल राइट्स की है, इंजुरिया साइन डैमनम, जिसका मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग डैमेज. इंजूरिया जो है पर्टिकुलर, इसका मतलब हुआ इंजरी, साइन मतलब लीगल, डैमनम मतलब डैमेज. इन तीनों वर्ड्स को मिला के बनता है इन्फ्रिंजमेंट. इन्फ्रिंजमेंट मीन्स इंजरी टू योर लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग डैमेज. आपने एसबीआई वर्सेस वाइट का केस जो है उसमें पढ़ा होगा, जिसमें ये है कि किसी भी व्यक्ति को डैमेज नहीं हुआ है लेकिन उसके जो लीगल अधिकार हैं वो उनका हनन हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उसको इंजरी हुई है, उनसे क्षति पहुंची है. तो एक्चुअल में कोई डैमेज ना हो लेकिन उसके लीगल राइट्स को अगर डैमेज हुआ है तो वो व्यक्ति लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है. तो ही विल गेट दी डैमेजेस, ही विल गेट दी कंपनसेशन अंडर दिस प्रिंसिपल. दूसरी है डैमनम साइन इंजूरिया. डैमनम साइन इंजूरिया जो है उसमें है कि डैमेज इज़ बिन कॉज्ड विदाउट एनी लीगल इंजरी. उसके लीगल राइट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है बट उसको डैमेज हुआ है. तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी नुकसान हो, आपको नुकसान हुआ है, फिज़िकली नुकसान हुआ है, लेकिन क्योंकि आपके लीगल राइट्स का उसमें कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, कंपनसेशन नहीं मिलेगा. तो आपको जब भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आपके राइट्स को क्लेम करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं. जस्ट कॉजिंग डैमेज इज़ नॉट अ ground on which you may claim the compensation under law of torts. तो यहाँ पे हमने देखा कि एप्लीकेबिलिटी किसकी है, इंजूरिया साइन डैमनम की एप्लीकेबिलिटी है. डैमनम साइन इंजूरिया में केवल और केवल आपके डैमेजेस हुए हैं लेकिन आपके लीगल राइट्स को कोई भी क्षति नहीं हुई है, उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, तो आपको उसके अंदर क्लेम नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, डैमेजेस नहीं मिलेंगे. ठीक है. We'll move to the next maxim, factum valid. फैक्टम वैलिड जो मैग्जिम है ये आपकी हिंदू लॉ में यूज़ हुई है. आपके हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में जहाँ पे कस्टम्स की बात करते हैं आप जो कस्टम्स में कहते हैं कि कस्टम्स जो हैं वो आपके दैट प्रिवेल्स लॉ मीन्स जो एग्जिस्टिंग है जो भी चीज़ें, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिटन इन एनी ऑफ द स्टेट्यूट, कोई लॉ नहीं बना है लेकिन कस्टम्स आप फॉलो करते हैं, कोई रूढ़ियाँ हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और काफ़ी समय से अगर करते आ रहे हैं तो वो वैलिड मानी जाती हैं और वो वैलिड हो जाती हैं. तो वहाँ पे अगर कोई उसके अनुरूप कोई विधि भी है, उसके लिए कोई विधि बनाई गई है लेकिन आप विधि को जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है कस्टम्स के और काफ़ी समय से आप कस्टम फॉलो कर रहे हैं, रूढ़ियाँ फॉलो कर रहे हैं, तो वो कस्टम्स वैलिड माने जाते हैं. उसके लिए हम इस मैग्जिम का यूज़ करते हैं फैक्टम वैलिड, मतलब कोई भी फैक्ट है वो वैलिड हो जाता है. इसका मीनिंग देखिए, एनी फैक्ट विच कुड नॉट बी ऑल्टर्ड.
कोई फैक्ट है जिसको कि बदला नहीं जा सकता। जैसे कुछ रूढ़ियाँ हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको नहीं बदल रहे हैं, तो विधि भी उनको नहीं बदल सकती है। अगर सोसाइटी में उसकी वैलिडिटी हो जाती है, वो अप्रूव हो जाता है। एनी फैक्ट दैट शुड नॉट बी लीगली डन और ऑट टू बी डन बट बिकम्स वैलिड व्हेन इट इज़ डन। कोई भी फैक्ट है जो कि लीगली नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हमने कहा कि वो लॉ में मेंशन नहीं है, तो आप उस फैक्ट को जो है वो उस एक्ट को नहीं कर सकते हैं, उस तथ्य को माना नहीं जाएगा क्योंकि वो लॉ में उसकी वैलिडिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप उसको रिपीटेडली कर रहे हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, जैसे कि कुछ कस्टम्स हैं उनको वैलिडिटी नहीं है लेकिन सोसाइटी उनको फॉलो करती है, उनको एक्सेप्ट करती है, तो उनको काफ़ी समय बाद जो है उनको वैलिड मान लिया जाता है। जैसे कि आप बाइगैमी का प्रोसेस देखें, बाइगैमी में क्या होता है कि मोनोगैमी हमारी सोसाइटी में एप्लीकेबल है और वैलिड भी है, लेकिन कोई भी अगर पर्सन बाइगैमी परफॉर्म करता है, उसको सोसाइटी ऑब्जेक्ट नहीं करती है, उसकी फ़र्स्ट वाइफ ऑब्जेक्ट नहीं करती है, या उसकी जो है फैमिली ऑब्जेक्ट नहीं करती है, और उसको काफ़ी लंबे समय तक उसको कंटिन्यू किया जाता है, तो वो सेकंड जो वाइफ है उसके राइट्स भी वैलिड होंगे और वो मैरिज जो है उसको वैलिड रिकग्निशन मिल जाएगी। इसी का जो दूसरा एग्जांपल है लिव इन रिलेशनशिप का है, जिसको हम फैक्टम वैलिड के बेसिस पे वो प्रूफ किया जाता है। कोई भी तथ्य है वो वैलिड हो जाता है। इसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में जो मैरिज होती है वो वैलिड मानी जाती है, हालांकि उसका लीगल कोई भी उसकी अप्रूवल नहीं है, लीगल उसकी वैलिडिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी समय से सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है एज एन हस्बैंड वाइफ, उनका जो है उनका लिविंग जो तरीका है, हस्बैंड वाइफ वो अपने दूसरे को स्टेटस देते हैं, तो इस तरीके से केवल और केवल मेंटेनेंस के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम उस कंसेप्ट को लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडिटी देते हैं कि ये हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि उन्होंने सेरेमनीज़ परफॉर्म नहीं किए हैं या और भी आपके जो लीगल जो भी ग्राउंड्स हैं उनको फॉलो ना करते हुए, और उन्होंने सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के बेसिस पे एक वैलिड मैरिज को जो है एक एग्जिस्टेंस में लेके आए हैं, तो उनको मेंटेनेंस या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में आपको लिव इन रिलेशनशिप को हमने एक स्टेटस दिया है, अदरवाइज़ वो वैलिड मैरिज नहीं है। लेकिन वो कहाँ पे आया, किस हेड के अंदर में आया? फैक्टम वैलिड में, अ फैक्ट विच इज़ वैलिड ऑल्दो इट शुड नॉट बी लीगली डन। ठीक है, अब हम अगली मैक्सिम पे चलते हैं। एड हॉक, इसको क्या बोलेंगे? एड हॉक, इट्स मीनिंग इज़ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। एडॉक हम आपने देखा होगा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, आप जनरली कहीं पे भी एडॉक वर्ड यूज़ करते हैं, आप अपने प्रोसीजर में भी यूज़ करते हैं, कोई लीगल प्रोसीडिंग में भी यूज़ करते हैं। एडॉक मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आपने उसको उसका प्रयोग किया है, उस व्यक्ति का प्रयोग किया है, उस कंसेप्ट का प्रयोग किया है, उस प्रोसीजर का प्रयोग किया है, दैट इज़ एडॉक। एडॉक केवल और केवल उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के लिए, तो हम उसको एडॉक कहते हैं। जैसे एडॉक सर्विसेज होती हैं, मीन्स दे आर नॉट रेगुलर सर्विसेज, द पर्सन इज़ बीन अपॉइंटेड जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, तो हम उसको क्या कहेंगे? एडॉक सर्विसेज लेना कहेंगे कि हमने केवल जो है उसकी रेगुलर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, केवल और केवल हमने कुछ कार्यों के लिए उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया है। नेक्स्ट इज़ एक्सग्रेशिया। एक्सग्रेशिया का मतलब होता है अ मैटर ऑफ ग्रेस फेवर। ग्रेशिया, ग्रेशिया मीन्स ग्रेस फेवर। हम किसी भी व्यक्ति को जो है उसके ग्रेसफुली, उस पर जो है अनुकंपा से हम यदि कोई भी उसको बेनिफिट देते हैं, कोई फेवर करते हैं या कोई भी तरीके का उसको फ़ायदा देते हैं, तो उसको एक्स ग्रेशिया कहा जाता है। ये भी आपके प्रोसीजरल उसमें आता है कि हम किसी पार्टी को एक्स ग्रेशिया किसी चीज़ का बेनिफिट देते हैं, किसी व्यक्ति को सर्विसेज में एक्स ग्रेशिया बेनिफिट देते हैं, मतलब कि हम ग्रेसफुली उसको फेवर करते हैं। किसी भी अनुकंपा के आधार पे हम अगर उसको उस व्यक्ति को, उस पार्टी को अगर हम फेवर करते हैं तो वो एक्स ग्रेशिया कहलाता है। नेक्स्ट मैक्सिम इज एन वेंट्रे सा मरे। इसका प्रोनाउंसिएशन आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए।
एन वेंत्रे सामरे, एक लैटिन मैक्सिम है जो कि आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ी होगी, जहाँ पे कि प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है। आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी पढ़ा होगा ये टर्म, एन वेंत्रे सामरे। इसका मतलब होता है चाइल्ड इन वूम। कोई भी बच्चा है, एग्जिस्टेंस में है, वो मदर के वूम में है, उसके लीगल राइट्स अराइज हो जाते हैं। आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में देखते हैं, सक्सेशन में देखते हैं, द मोमेंट दैट चाइल्ड इज़ इन एग्जिस्टेंस इन मदर्स वूम, सिंस दैन द चाइल्ड इज़ हैविंग दी लीगल राइट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट्स। उसके जो वेस्टेड राइट्स हैं वो बाद में मिलेंगे, लेकिन उसके लीगल राइट्स तभी की तभी अराइज हो जाते हैं, उसका अधिकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये किस बेसिस पे होता है? ये इस मैक्सिम के बेसिस पे है, एन वेंत्रे सामरे, कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो माता के गर्भ में है, उसकी एग्जिस्टेंस है, तो उसका पार्टीशन में उसका एक आइडेंटिटी मानी जाएगी, एक पर्सनैलिटी मानी जाएगी, आपके सक्सेशन में वो एक पर्सनैलिटी मानी जाएगी, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में भी उसकी एग्जिस्टेंस मानी जाएगी इस मैक्सिम के बेसिस में। और वेस्टेड राइट उसके कब अराइज होंगे? जब वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, जब उसका बर्थ हो जाएगा। लेकिन उसके राइट्स जो हैं वो उसी दिन से ही माने जाते हैं। मतलब कि अगर कोई पार्टीशन हो रहा है और कोई भी बच्चा माता के गर्भ में है, तो उसका एक हिस्सा माना जाएगा कि एक हिस्सा पार्टीशन के समय, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में है, तो एक हिस्सा इस बच्चे को भी मिलेगा। तो ये किस मैक्सिम, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे है? एन वेंत्रे सामरे। तो उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में है। और वेस्टेड राइट उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब वो इस दुनिया में आ जाएगा, तब से उसकी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन एक पर्सनैलिटी, एक आइडेंटिटी हम जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं कि दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ person while the child is in mother's womb. Thank you so much for today. We'll come back with the next maxims, Latin maxims, in the next video. Thank you.